रात के 2 बजे अगर तुम्हारी नींद अचानक खुल जाए तो शायद तुम फिर से सो जाओ। लेकिन इमेजिन करो अगर हर रात ऐसा होने लगे और धीरे धीरे तुम्हें रात से डर लगने लगे। ये स्टोरी है दो ऐसे स्टूडेंट्स की जो स्कूल में सबके बीच होते हुए भी अंदर से कंप्लीटली अलोन थे। स्कूल फेस्टिवल का टाइम था। सब स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। कोई डेकोरेशन में हेल्प कर रहा था, कोई भूतों की कहानी सुना रहा था। लेकिन क्लासरूम में एक ऐसा भी लड़का था जो बस शांति से सोना चाहता था। घंटा नकामी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स इतने क्लियर थे जैसे वो कई दिनों से प्रॉपरली सोया ही ना हो। क्लासरूम की कुछ लड़कियां जाकर उससे पूछती हैं, घंटा तुम फिर से सो रहे हो? घंटा इरिटेट होकर सीधा बैठता है। तब वो लोग उससे बोलते हैं कि ओल्ड ऑब्जर्वेटरी रूम से कार्डबोर्ड बॉक्सेस लाने हैं, वो जगह जहां नॉर्मली कोई नहीं आता। घंटा क्वाइटली ऑब्जर्वेटरी की तरफ चला जाता है। डोर खोलते ही डस्टी हवा उसके फेस पर लगती है। अंदर डार्कनेस थी, ब्रोकन फर्नीचर था और एक अजीब सी साइलेंस। लेकिन पता नहीं क्यों उस साइलेंस में उसे पीस फील होता है। वो एक कॉर्नर में जाकर लेटने ही वाला होता है, तभी अंधेरे में से उसे किसी की सांस लेने की आवाज आती है और अंधेरे में एक लड़की सोती हुई दिखती है। घंटा डर के पीछे हट जाता है और आवाज से उस लड़की की भी नींद खुल जाती है। वो भी पैनिक में उठती है, लेकिन तब तक ऑब्जर्वेटरी का डोर लॉक हो चुका होता है और वहीं पर हमें उस लड़की का नाम पता चलता है, इसाकी मगारी। उसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल होती है, लेकिन उस स्माइल के पीछे भी वही थकान थी जो घंटा रोज मिरर में देखता था। घंटा किसी को कॉल करने की कोशिश करता है पर उसका फोन क्लासरूम में ही रह गया था। तब वो इसाकी से फोन मांगता है, लेकिन इसाकी उसे अपना फोन देने में थोड़ा सा हेजिटेंट करती है। तब इसाकी बताती है कि उसको इंसोम्निया है और रात में जब सब सो रहे होते हैं ना, तब लगता है बस मैं ही अजीब हूँ। घंटा पहले कुछ नहीं बोलता, फिर हल्का सा स्माइल करता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उस फीलिंग को वर्ड्स दिए थे जो वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। वो दोनों ऑब्जर्वेटरी में बैठकर रैंडम बातें करने लगते हैं। कैसे इंसोम्निया स्लोली लाइफ को रूइन करता है, कैसे फेक स्माइल पहनना एग्जॉस्टिंग होता है और कैसे रात में इंसान ओवरथिंक करते करते खुद से ही हार जाता है। और वियर्डली इनफ जितनी देर वो दोनों बात करते हैं उतनी देर के लिए उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स हल्की लगने लगती हैं। उस दिन के बाद ऑब्जर्वेटरी रूम सिर्फ एक एबंडेंट रूम नहीं रहा, वो उन दोनों की हाइडिंग प्लेस बन गया। एक ऐसी जगह जहां उन्हें प्रिटेंड नहीं करना पड़ता था। वो दोनों मिलकर रूम साफ करते हैं, ओल्ड फर्नीचर हटाते हैं और उस अबैंडन्ड जगह को अपना लिटिल हाइड आउट बना देते हैं। और वहीं स्टार्ट होती है नाइट फन सोसाइटी, एक क्लब जहां दो इंसोम्नियक स्टूडेंट्स रात भर शहर घूमते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, वो दोनों रात को अपने घरों से चोरी छुप के निकल जाते हैं। पूरा सिटी बिल्कुल चुप था। स्ट्रीट लाइट्स की येलो रोशनी खाली रोड्स पर गिर रही थी। वेंडिंग मशीन्स की हल्की ग्लो, दूर कहीं ट्रेन की आवाज और ठंडी हवा जो डायरेक्टली दिल तक लग रही थी। ऐसी रात जहां लगता है दुनिया पॉज हो गई हो। और उस साइलेंस के बीच घंटा और इसाकी एम्प्टी स्ट्रीट्स पर वॉक कर रहे थे। नॉर्मली घंटा को लोगों के साथ रहना अनकंफर्टेबल लगता था, पर आज रात साइलेंस ऑकवर्ड नहीं लग रहा था। कुछ देर चलने के बाद इसाकी एक वेंडिंग मशीन के सामने रुक गई। उस मशीन की लाइट रात के अंधेरे में दोनों के फेसेस पर सॉफ्टली रिफ्लेक्ट हो रही थी। उसने 2 जूस कैंस निकाले और एक डायरेक्टली घंटा की तरफ स्लाइड कर दिया। और ऑनेस्टली घंटा खुद भी नोटिस कर रहा था कि काफी टाइम बाद उसको अंदर से हल्का फील हो रहा था। वॉक करते करते रास्ते में इसाकी घंटा से पूछती है कि वो अपने बैग में क्या लाया है। घंटा ऑकवर्डली बैग ओपन करता है और कैमरा बाहर निकालता है। तब इसाकी उससे पूछती है, क्या कैमरा तुम्हारा पैशन है? पर घंटा बोलता है, पैशन नहीं है, बस मेरे पापा ने गिफ्ट किया था। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तभी सडनली रोड के दूसरी साइड से फ्लैशलाइट उनकी तरफ मूव करने लगती है, तो वो दोनों एक साइन के पीछे छुप जाते हैं। दोनों अपनी सांस रोककर खड़े थे। इसाकी घंटा को पकड़कर बैठी रहती है जब तक ऑफिसर वहां से चला नहीं जाता। फिर दोनों ब्रिज के पास जाकर रुक गए। नीचे डार्क रिवर में सिटी लाइट्स रिफ्लेक्ट कर रही थी और ऊपर स्काई कंप्लीटली स्टार्स से भरा हुआ था। इसाकी रेलिंग पर लीन करके स्काई देखने लगी। हवा उनके बालों को स्लोली मूव कर रही थी। घंटा क्वाइटली स्काई की फोटोज लेने लगा। तभी सडनली इसाकी कैमरा के सामने आ गई। कभी पीस साइन, कभी फनी फेस, और हर फोटो के साथ घंटा थोड़ा और स्माइल करने लगा। उन्हें पता ही नहीं चला कब रात धीरे धीरे सुबह में चेंज होने लगी। और घर जाते वक्त इसाकी अचानक रुक जाती है। वैसे मेरा कांटेक्ट लोगे? नेक्स्ट टाइम भागना इजी रहेगा। घंटा हल्का सा स्माइल करता है और दोनों कांटेक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। उस रात दोनों सिर्फ सिटी नहीं घूमे थे, उन्होंने एक दूसरे की लोनलीनेस भी थोड़ी शेयर कर ली। अगली सुबह जैसे ही घंटा क्लासरूम में एंटर करता है, उसकी नजर ऑटोमेटिकली इसाकी पर चली जाती है।
कल रात दोनों सिर्फ सिटी नहीं घूमे थे, उनके बीच की डिस्टेंस भी थोड़ी कम हो गई थी। इसाकी उसे स्माइल करती है, लेकिन गांटा सीधा इग्नोर करके अपनी सीट पर बैठ जाता है और फिर सीक्रेटली उसे टेक्स्ट करता है, स्कूल में नॉर्मल बिहेव करो। एक्चुअली ऑब्जर्वेटरी उन दोनों का सीक्रेट था और गांटा उस जगह को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। उसके बाद ब्रेक टाइम में इसाकी और गांटा मैसेजेस में ये डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें अपने सीक्रेट स्पॉट को और कोजी बनाने के लिए कुछ सामान लाना चाहिए। अगले दिन इसाकी बहुत सारी चीजें सीक्रेट स्पॉट पर लेकर आ जाती है और गांटा उन्हें देखकर कहता है, तुम्हारे घर में ये सब बस पड़ा हुआ था क्या? इसाकी एक म्यूजिक वाला टॉय दिखाकर कहती है, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर तुम्हारा ब्रेन किसी जगह को कंफर्टेबल प्लेस ना माने तो चाहे कितना भी ट्राई कर लो, नींद नहीं आती। गांटा को रियलाइज हुआ शायद इसीलिए उसे ऑब्जर्वेटरी में इतना पीसफुल फील होता है। उसके बाद गांटा को कॉरिडोर में एक ओल्ड सोफा मिलता है जिसे वहां फेंकने के लिए रखा गया था। तो गांटा ये बात इसाकी को चुपके से बताता है और फिर दोनों मिलकर वो सोफा अपने सीक्रेट स्पॉट पर ले जाने लगते हैं। सोफा इतना हेवी था कि दोनों उसे प्रॉपरली उठा भी नहीं पा रहे थे। हॉलवे में क्वाइटली स्ट्रगल करते हुए दोनों लिटरली चोरों की तरह बिहेव कर रहे थे और काफी टाइम बाद गांटा किसी के साथ इतना नेचुरली फन कर रहा था। फिर ऑब्जर्वेटरी के बाहर सडनली आवाज आती है, दोनों पैनिक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कोई टीचर आ गया। दोनों सोफा के पीछे छुप जाते हैं। फुटस्टेप्स धीरे धीरे करीब आ रहे थे। गांता को लगा अब तो पकड़े गए, लेकिन अगले ही सेकंड एक छोटी सी कैट अंदर आती है। एक सेकंड के साइलेंस के बाद दोनों हंस पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे गांता डिसाइड करता है कि वो सीक्रेट रूम का डोर लॉक ठीक करेगा। ये सुनकर इसकी बहुत खुश हो जाती है। फिर गांटा उसे ठीक करने में लग जाता है, पर थोड़ी देर बाद उसके पीछे वही बिल्ली आ जाती है किसी का खाना अपने मुंह में लेकर। और उसके बाद स्कूल की नर्स कुराशिकी सेंसेई वहां आ जाती हैं। वो गांता से पूछती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गांता कुछ जवाब देने ही वाला होता है कि कुराशिकी सेंसेई ऑब्जर्वेटरी के अंदर चली जाती है और फिर आसपास का सामान देखकर पूछती हैं, ये सब सामान तुम लोग यहाँ लाए हो? दूसरी तरफ इसाकी इस सब से अनजान गांटा और खुद के लिए आइसक्रीम लेकर ऑब्जर्वेटरी पहुंच जाती है और कुराशिकी सेंसेई उसे भी डांटने लगती है। फिर वो दोनों से पूछती हैं, तुम दोनों सीक्रेटली यहाँ मिलते हो राइट? लेकिन गांटा और इसाकी तुरंत मना कर देते हैं और फिर गांटा फाइनली उन्हें अपने इंसोम्निया के बारे में बताता है। गांटा थोड़ी देर चुप रहता है, मैं रात को सो नहीं पाता और ऑब्जर्वेटरी ही एक ऐसी जगह है जहाँ मैं रिलैक्स फील करता हूँ। सेंसेई उन्हें डांटती नहीं है बल्कि कामली उनकी बात सुनती है। फिर पता चलता है कि स्कूल का एस्ट्रोनॉमी क्लब ऑलमोस्ट बंद होने वाला है। मेंबर्स ही नहीं बचे थे और स्कूल ऑब्जर्वेटरी को किसी और पर्पस के लिए यूज करने का सोच रही थी। कुछ सेकंड्स तक पूरा रूम कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। तब गांटा कुराशिकी सेंसेई से कहता है, अगर हम दोनों एस्ट्रोनॉमी क्लब ज्वाइन कर लें तो क्या हम ऑफिशियली ऑन ऑब्जर्वेटरी यूज कर सकते हैं? फाइनली सेंसेई उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और प्रिंसिपल से बात करने के बाद दोनों ऑफिशियली एस्ट्रोनॉमी क्लब के मेंबर्स बन जाते हैं। ऑब्जर्वेटरी अब ऑफिशियली उन दोनों की जगह बन चुकी थी और शायद इसीलिए दोनों के चेहरों पर वो जेन्युइन वाली खुशी क्लियरली दिखाई दे रही थी। फिर उसी शाम गांटा रूफ पर टेलीस्कोप सेटअप कर रहा होता है। इसाकी उसके पास क्वाइटली बैठी होती है। रात का आसमान कंप्लीटली क्लियर था और टेलीस्कोप के थ्रू मून पहली बार इतना क्लोज लग रहा था। शायद दोनों को अब भी नींद नहीं आती थी, पर अब रात पहले जितनी लोनली नहीं लगती थी। अगले दिन गांटा और इसाकी ऑब्जर्वेटरी में अपने नए क्लब के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद उनकी टीचर उन्हें बताती हैं कि अगर क्लब को ऑफिशियली कंटिन्यू रखना है तो उन्हें प्रॉपर एक्टिविटीज दिखानी होंगी और आने वाले स्कूल इवेंट में भी पार्टिसिपेट करना होगा, जिससे ये डिसाइड होगा कि किस क्लब को कितना फंड मिलेगा। और इसीलिए वो दोनों एक फॉर्मर एस्ट्रोनॉमी क्लब मेंबर से मिलने दूसरे शहर निकल जाते हैं। गांटा और इसाकी ट्रेन से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं और वहां दूर तक बस राइस फील्ड्स ही दिखाई दे रहे थे। फिर दोनों उनसे मिलने एक आर्केड पर जाते हैं जहां वो काम कर रही होती है। उनका नाम होता है शिरोमारू। टीचर उनके बारे में बताती हैं कि स्कूल के टाइम पर वो एस्ट्रोनॉमी क्लब की बेस्ट मेंबर थी और स्टार्स की फोटोज लेने में काफी टैलेंटेड भी थी। शिरोमारू फिर उन दोनों को कुछ फूड खिलाती है और जब गांता उनसे क्लब एक्टिविटीज के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि क्लब में वो अकेली ही मेंबर थी और ऑब्जर्वेटरी उनके लिए क्लब रूम कम और एस्केप ज्यादा था। उसके बाद
शिरोमारू उन्हें कैमरा बेसिक्स समझाना शुरू करती है, कौन सा लेंस किस सिचुएशन में यूज होता है, रात में फोटोज ब्लर क्यों हो जाती है और स्टार्स पे प्रॉपर फोकस कैसे किया जाता है। गांता नॉर्मली हमेशा सीरियस रहता था, लेकिन यहाँ वो एक्चुअली इंटरेस्टेड दिख रहा होता है। वो हर चीज ध्यान से सुन रहा होता है, क्वेश्चंस पूछ रहा होता है और पहली बार किसी हॉबी को सीरियसली लर्न करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसाकी क्वाइटली ये नोटिस कर रही होती है कि गांटा शायद पहली बार इतना एक्साइटेड दिख रहा था। फिर गांटा और इसाकी अपने शहर के लिए निकल जाते हैं। जाते वक्त शिरोमारू उनसे कहती है कि वो कभी कभी उस ऑब्जर्वेटरी रूम को देखने के लिए विजिट करती रहेगी। नेक्स्ट डे जब इसाकी ऑब्जर्वेटरी पहुंचती है तब वहां गांटा और शिरोमारू पहले से मौजूद होते हैं और तभी टेंट का जिप खुलता है और अंदर से टीचर बाहर निकलती है। टेंट देखकर इसकी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फिर टीचर उन दोनों से उनकी क्लब एक्टिविटी के बारे में पूछती है। गांता ने सोचा होता है कि वो सब मिलकर मीटियर शावर देख सकते हैं ताकि सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी आ सकें और पार्टिसिपेंट्स भी ज्यादा हों। इसाकी कहती है कि उन्हें पोस्टर्स बनाने चाहिए। उसके बाद टीचर उन्हें एक एस्ट्रोफोटोग्राफी कॉन्टेस्ट के बारे में बताती है। अगर वो कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो एस्ट्रोनॉमी क्लब को ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिल सकता है। और ये सुनते ही गांटा के अंदर एक नया एक्साइटमेंट आ जाता है। पहली बार ऑब्जर्वेटरी उसके लिए सिर्फ सोने की जगह नहीं रह जाती, अब उनके पास एक गोल होता है। उसी रात शिरोमारू अपना स्कूटर लेकर सिटी के बाहर एक क्वाइट जगह पर चली जाती है, सिर्फ स्टार्स की फोटोज लेने के लिए। वो ट्राइपॉड सेटअप करती है, कैमरा एंगल एडजस्ट करती है और स्काई को देखते हुए फोटोज क्लिक करती रहती है। उसके आसपास कोई नहीं होता, फिर भी वो लोनली नहीं लग रही होती। वो सिर्फ स्टार्स के साथ कंफर्टेबल फील कर रही होती है। बीच में वो और उसकी कैट साथ में फूड खाते हैं। उसी वक्त गंटा और इसाकी भी अपने फोन्स पर एक्टिव होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली दोनों को नींद नहीं आ रही होती। शिरोमारू उन्हें एक स्काई फोटो भेजती है और पूछती है कि वो लोग जाग रहे हैं या नहीं और दोनों इंस्टेंटली रिप्लाई कर देते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों कैजुअली चैट करने लगते हैं। कोई डीप कॉन्वर्सेशन नहीं होती, बस रैंडम बातें। शिरोमारू बस खुले आसमान के नीचे चुपचाप बैठी रहती है, जैसे स्टार्स के बीच ही उसे असली सुकून मिलता हो। शुरुआत में हम इसाकी को उसकी फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। सब लोग कैजुअली बातें कर रहे होते हैं समर फेस्टिवल, फायरवर्क्स और कपल्स के बारे में। फिर वो लोग एक लोकल लेजेंड के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि अगर कोई पर्सन अपने क्रश के साथ साइलेंटली ब्रिजेस क्रॉस करे तो दोनों इवेंचुअली कपल बन जाते हैं। नॉर्मली इसाकी हमेशा मजाक करती रहती थी, लेकिन इस बार वो सडनली इमेजिन करने लगती है कि अगर वो गांटा के साथ फायरवर्क्स फेस्टिवल जाए तो कैसा होगा। और इमेजिन करते ही वो खुद ब्लश करने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो गांटा को सिर्फ फ्रेंड समझती है या कुछ और। स्कूल में मीनवाइल गांटा और उकेगावा बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं और उकेगावा भी उससे वही बात करता है, तुम इसकी के साथ डेट पर क्यों नहीं जाते। और ये बात सुनते ही गांता की नर्वसनेस साफ दिखाई देने लगती है और वो गेम में एक रॉन्ग मूव कर देता है। फिर स्कूल के बाहर गांता और उकेगावा साइकिल से घर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें इसाकी और उसकी फ्रेंड्स मिल जाती हैं, लेकिन गांता बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, जैसे गांटा और इसाकी दोनों पर्पसली स्ट्रेंजर्स जैसा एक्ट कर रहे हो। बाद में गांटा डिसाइड करता है कि वो शिरोमारू सेंसे से फिर मिलने जाएगा ताकि वो अपनी फोटोग्राफी और बेहतर कर सके। उकेगावा भी उसके साथ चलने की बात करता है। फिर दोनों शिरोमारू सेंसेई से मिलने चले जाते हैं और वहां जाकर शिरोमारू सेंसेई को यकीन ही नहीं होता कि गांता का कोई और दोस्त भी है। उसके बाद शिरोमारू सेंसेई उन्हें टेंट लगाना सिखाती है और फिर इसाकी भी वहां आ जाती है, जिसके बाद उकेगावा वापस लौट जाता है ताकि उसका दोस्त इसाकी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। उसके बाद गांटा और इसाकी मीटियर शावर ऑब्जर्वेशन की प्रिपरेशन करने लगते हैं। फोटोज अरेंज करना, पोस्टर्स बनाना, कैमरा सेटिंग्स डिस्कस करना और इन सब के बीच गांता ऑकवर्डली इसाकी को फायरवर्क्स फेस्टिवल चलने के लिए पूछ लेता है, लेकिन इंस्टेंटली एक्सक्यूज भी दे देता है फोटोग्राफी प्रैक्टिस के लिए। इसाकी उसकी बात सुनकर स्माइल करती है, फिर वो भी इंस्टेंटली हाँ बोल देती है और थोड़ा ऑकवर्डली एक्सक्यूजेस देने लगती है। उसके बाद स्कूल अनाउंस करता है कि स्टूडेंट्स को 3 दिन के सीसाइड कैंप पर जाना होगा। सब स्टूडेंट्स ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। गांता का ग्रुप रूई के साथ होता है, पर गांटा को किसी ग्रुप में होने की ज्यादा खुशी नहीं होती। उसी रात गांटा कुछ फोटोज क्लिक करने के लिए बाहर निकलता है और वापस जाते वक्त रूई नोटिस कर लेता है कि गांटा रात को बाहर घूम रहा था। नेक्स्ट डे बाथरूम में रूई कैजुअली गांटा से पूछता है, तुम रात को बैकपैक लेकर कहाँ जा रहे थे। गांटा इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाता है। उसे लगता है शायद रूई उसकी कंप्लेंट कर देगा, लेकिन रूई बोलता है मैन भी उस टाइम बाहर था, तो अगर तुम ट्रबल में आए तो मैं खुद भी फंस जाऊंगा।
और इसी बीच एक टॉयलेट का डोर खुलता है और उनका टीचर बाहर आ जाता है। दोनों लिटरली शॉक हो जाते हैं। टीचर उन दोनों को स्टाफ रूम में ले जाता है। पहले तो वो कामली समझाता है कि रात भर जागना अनहेल्दी है और स्टूडेंट्स को प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, लेकिन फिर वो कैजुअली बोल देता है कि यूजुअली ऐसे लोगों में मेंटली कुछ प्रॉब्लम होती है। और ये सुनते ही गांता का एक्सप्रेशन कंप्लीटली बदल जाता है। उसके दिमाग में इंस्टेंटली इसकी आ जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है और पहली बार नॉर्मली काम रहने वाला गांता टीचर पर गुस्सा कर देता है। वो उन्हें देता है। बाद में वो ऑब्जर्वेटरी में क्वाइटली बैठा होता है। उसका मूड पूरी तरह खराब होता है। ऊपर से वेदर फोरकास्ट भी बोल रहा होता है कि कैंप ट्रिप के टाइम क्लाउडी स्काई रहेगा। मतलब जिस एस्ट्रोफोटोग्राफी कॉन्टेस्ट के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था, शायद उसका चांस ही ना मिले। इसाकी पूरा ऑब्जर्वेटरी टाइनी सनी डॉल से भर देती है, जैसे वो जबरदस्ती बादलों को हटाना चाहती हो। गंता होपलेस फील करने लगता है। तब इसाकी अचानक उसके चीक्स पुल करके उसे स्माइल करवाती है, जैसे वो उसे होपलेस फील ही नहीं करने देना चाहती। और फिर प्रॉमिस करती है कि अगर 3 दिनों में एक भी रात स्काई क्लियर हुआ तो दोनों बीच पर मिलकर स्टार्स देखेंगे। बस ये एक लाइन ही इनफ होती है गंटा को फिर से खुश करने के लिए। उसके बाद गंटा और इसाकी ऑब्जर्वेटरी में ही सो जाते हैं। फिर इसाकी की नींद खुल जाती है। वो गांटा को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर रुक जाती है। वो क्वाइटली उसके पास बैठकर उसे देखती रहती है और धीरे से अपना हेड उसकी बैक पर रख देती है, जैसे उसे फाइनली कोई ऐसी जगह मिल गई हो जहां वो पीसफुली रेस्ट कर सके। थोड़ी देर बाद वो भी वहीं सो जाती है। शुरुआत स्कूल कैंपिंग ट्रिप से होती है। सब स्टूडेंट्स बस में फुल एक्साइटमेंट के साथ जा रहे होते हैं। कोई गेम्स खेल रहा होता है, कोई फोटोज ले रहा होता है और सब एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन गांटा वो पहले से ही एग्जॉस्टेड होता है। उसके फेस पर डार्क सर्कल्स इतने क्लियर होते हैं कि बिना कुछ बोले ही पता चल जाता है कि वो प्रॉपर्ली सोया नहीं है। बस में भी वो बार बार आंख बंद करता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे सोने नहीं देते। उसे बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल पाता। कैंप पहुंचने के बाद सब स्टूडेंट्स टेंट सेट करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं और ग्रुप्स में काम डिवाइड करते हैं। ऐसा कि काफी एनर्जेटिक बिहेव कर रही होती है। वो सबके साथ नॉर्मली मिक्स हो जाती है, लेकिन गांटा मोस्टली चुप रहता है। उसका फोकस बस एक चीज पे होता है, वेदर, क्योंकि इसाकी ने उससे प्रॉमिस किया होता है कि अगर रात को क्लाउड्स हट गए तो दोनों बीच पे मिलेंगे। फिर रात होती है और अनफॉर्चुनेटली स्काई पूरा क्लाउडी होता है। बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। गांटा अपने टेंट में लेटा होता है, पर उसके दोस्त सोने का नाम ही नहीं लेते और कुछ ना कुछ मस्ती करते रहते हैं और गांटा स्लोली इरिटेट होने लगता है। वो जेन्युइनली बस इस समय सोना चाहता है, लेकिन नींद उसे मिल ही नहीं रही होती। उसी बीच रुई और कुछ बॉयज सीक्रेटली गर्ल्स कैंप की तरफ जाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन टीचर उन्हें पकड़ लेते हैं और सब इंस्टेंटली बहाने बनाना स्टार्ट कर देते हैं। गांटा बस टेंट के बाहर बारिश की आवाज सुनते हुए पड़ा रहता है। दूसरी रात गांता फिर से सो नहीं पाता। वो टेंट से क्वाइटली बाहर निकलता है और वेदर चेक करता है और तब फाइनली क्लाउड्स हट चुके होते हैं। पूरा स्काई स्टार से भरा हुआ होता है। ये देखते ही वो जल्दी से अपना कैमरा बैग में भरकर बीच की तरफ भागने लगता है, लेकिन बीच पर पहुंचते ही वो देखता है कि इसाकी पहले से वहां खड़ी होती है, जैसे वो उसका वेट कर रही हो। दोनों फिस्ट बम्प करते हैं और इसाकी गांटा का हाथ पकड़कर बीच पर भागने लगती है। दोनों पानी में भागते रहते हैं और उनके ऊपर का सितारों से भरा आसमान पानी में मिरर की तरह रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। और पहली बार गंटा जेन्युइनली रिलैक्स्ड लग रहा होता है। ना एंजाइटी ना इरिटेशन, बस इसाकी के साथ वो मोमेंट एंजॉय कर रहा होता है। उसके बाद गंटा एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए कैमरा सेटअप करता है। लॉन्ग एक्सपोजर फोटो लेने के लिए कैमरा को काफी टाइम चाहिए होता है। मतलब अब दोनों को ऑलमोस्ट 2 घंटे वहीं वेट करना पड़ता। तो दोनों एक ब्लैंकेट पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर रैंडम बातें होती हैं और इसाकी गांटा से पूछती है, तुम्हें थोड़ी सी भी नींद मिली? फिर इसाकी सडनली बोलती है कि वो उसके साथ सो सकता है। गांटा इंस्टेंटली ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन इसाकी एक्सप्लेन करती है कि जब वो उसके पास सोती है तो उसे सरप्राइजिंगली अच्छी नींद आती है। और ये सुनकर गांटा भी क्वाइटली एडमिट करता है कि इसाकी के पास रहकर उसका माइंड भी अनयूजुअली काम हो जाता है। फिर इसाकी उसके चेस्ट पर हेड रखकर लेट जाती है और उसका हार्ट बीट सुनने लगती है। पहले गांटा का हार्ट बीट काम होता है, लेकिन धीरे धीरे फास्ट होने लगता है क्योंकि वो क्लियरली नर्वस हो रहा होता है। इसाकी उस बात पर थोड़ा हंस भी देती है, लेकिन फिर भी उसके पास से हटती नहीं। दोनों अननोइंगली वहीं सो जाते हैं और जब सुबह आंख खुलती है, सनराइज ऑलरेडी हो रहा होता है।
दोनों पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि अगर किसी टीचर ने उन्हें टेंट से बाहर देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो दोनों जल्दी जल्दी कैंप की तरफ भागते हैं, लेकिन भागते हुए भी दोनों के फेसेस पर स्माइल होती है। और बीच में गांटा इसाकी को रोककर कहता है, मैं तुम्हारी एक फोटो क्लिक कर सकता हूँ। इसाकी बोलती है, हमें लेट नहीं हो रहा क्या? फिर भी गांता उससे कहता है, बस एक फोटो। और वहीं गांता इसाकी की एक बहुत प्यारी सी फोटो क्लिक करता है और फिर दोनों वापस अपने कैंप की तरफ भागने लगते हैं। शुरुआत में हमें शिरोमारू सेंसेई एस्ट्रोनॉमी क्लब रूम की तरफ जाते हुए दिखती है। पूरा रूम गर्मी से भरा हुआ होता है, फैन भी नहीं था वहां पर। तभी इसाकी एक इलेक्ट्रिक फैन लेकर आती है जो उसने टीचर के ऑफिस से बोरो किया होता है। जैसे ही फैन ऑन होता है, दोनों उसके सामने ऐसे बैठ जाते हैं जैसे उनकी जान बच गई हो। उसके बाद कुराशिकी सेंसे रूम में आ जाती है और उनका एक्सप्रेशन देखकर ही क्लियर हो जाता है कि फैन ऑफिशियली बोरो नहीं हुआ था। दूसरी तरफ गांटा अपनी बीच वाली एस्ट्रोफोटोग्राफी फोटोज शिरोमारू सेंसे को दिखाता है। शिरोमारू फोटोज चेक तो करती हैं, लेकिन फोटो में सी पर जो रिफ्लेक्शन आना चाहिए था वो प्रॉपरली आया नहीं था। फिर भी वो उसकी तारीफ करती है और ये छोटी सी प्रेज भी गांटा को काफी मोटिवेट कर देती है। समर वेकेशन पास आ रहा होता है तो गांटा और इसाकी अपने मीटियर शावर व्यूइंग इवेंट की तैयारी में लग जाते हैं। गांटा कैफे में बैठकर अपनी उस रात क्लिक की हुई फोटोज देख रहा होता है और जैसे ही वो इसाकी की फोटो देख रहा होता है, तभी उकेगावा जो उस कैफे में पार्ट टाइम काम करता है वो गांटा को फोटोज देखते हुए पकड़ लेता है और उसे टीज करने लगता है। तभी इसाकी भी वहां आ जाती है और जैसे ही तीनों प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, उन्हें रियलाइज होता है कि सिर्फ 3 लोगों के लिए इतना बड़ा इवेंट मैनेज करना इजी नहीं होगा। तब गांटा, इसाकी और उकेगावा डिसाइड करते हैं कि वो और लोगों से हेल्प मांगेंगे। जाते समय उकेगावा गलती से गांटा से कह देता है इसाकी की और अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करना, और फिर इंस्टेंटली उसे रियलाइज होता है कि वो क्या बोल गया। तो वो जल्दी से कहता है, अरे वो गांता तुम्हारी फोटोज देख रहा था तो मैंने उसे देखते हुए पकड़ लिया था। ये सुनकर इसकी थोड़ा ऑकवर्ड होकर कैफे से बाहर आ जाती है, लेकिन गांता के समझाने पर वो एक प्यारी सी स्माइल करके बोलती है, मेरी और भी फोटोज लेना। और गांता खुशी से तुरंत बोलता है, हाँ, लेकिन फिर इसकी धीरे से कहती है ताकि फ्यूचर में मुझे याद रखना इजी हो। ये कहकर वो गांटा को बाय बोलकर चली जाती है। उसके बाद गांटा घर जाकर उसी बात के बारे में सोचकर खुश हो रहा होता है, लेकिन जो दूसरी बात थी उसका मतलब वो खुद भी समझ नहीं पाया था। अगले दिन दोनों इवेंट के लिए हेल्प मांगने निकलते हैं। सबसे पहले वो आर्ट रूम जाते हैं जहां नोनो अपना असाइनमेंट बना रही होती है। वो क्वाइटली ड्राइंग कर रही होती है और उसके आसपास पूरा रूम पेंट स्मेल और आर्ट सप्लाई से भरा होता है। इसाकी उससे मीटियर शावर इवेंट के पोस्टर्स बनाने के लिए हेल्प मांगती है और नोनो सरप्राइजिंगली इंस्टेंटली मान जाती है, लेकिन फिर वो बोलती है कि उसे भी अपने पोस्टर के लिए रियल मॉडल्स चाहिए। वो गांटा को शर्ट उतारकर पोज देने के लिए बोलती है। इसाकी और नोनो दोनों का चेहरा इंस्टेंटली रेड हो जाता है, लेकिन जब नोनो ड्राइंग स्टार्ट करती है तो वो खुद ऑकवर्ड हो जाती है और गांटा को शर्ट वापस पहनने बोल देती है। फिर नोनो उन दोनों को साथ में पोज करवाती है। पोस्टर कंप्लीट होने के बाद उकेगावा उन्हें बताता है कि इवेंट के लिए स्कूल से परमिशन मिल गई है, लेकिन अब उन्हें अलग अलग जगह पोस्टर्स लगाने होंगे और विजिटर्स को गाइड करने के लिए वॉलंटियर्स भी चाहिए होंगे। मतलब काम और बढ़ गया था। उसके बाद गांटा इसाकी की फ्रेंड से हेल्प मांगना स्टार्ट करता है। मोतो को तो सीधे रूड बिहेव करती है और हेल्प करने से मना कर देती है। गांता इरिटेट हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि इसकी ऐसी फ्रेंड के साथ कैसे रहती है। फिर वो अनामिजू के पास जाता है जो बेसबॉल प्रैक्टिस कर रही होती है। गांटा पेशेंटली उसका प्रैक्टिस खत्म होने का वेट करता है और ये देखकर अनामिजू खुद सरप्राइज हो जाती है। अनामिजू हेल्प के लिए रेडी तो हो जाती है, लेकिन एक्सचेंज में गांटा को टेम्पोररी बेसबॉल असिस्टेंट बनना पड़ता है। धीरे धीरे सब लोग इवेंट का पार्ट बनने लगते हैं और जब सब लोग एक साथ ग्रुप प्लानिंग स्टार्ट करने वाले होते हैं, तभी मोटोको भी वहां आ जाती है और बोलती है, मुझे छोड़कर तुम लोग ग्रुप कैसे बना सकते हो। इसलिए वो भी इस इवेंट में ज्वाइन हो जाती है और पहली बार एस्ट्रोनॉमी क्लब सिर्फ गांटा और इसाकी का लोनली ग्रुप नहीं लग रहा होता। अब वो धीरे धीरे एक प्रॉपर ग्रुप बन रहा होता है। गांटा शिरोमारू सेंसे के पास भी जाता है और उन्हें अपकमिंग ट्रेनिंग कैंप के बारे में बताता है, जिसमें गांटा और इसाकी बाहर जाकर कैंपिंग करेंगे और स्काई की फोटोज क्लिक करेंगे। इसमें गांटा शिरोमारू सेंसे को भी साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन सेंसे उसका कुछ और मतलब निकालने लगती है और गांटा को समझाती हैं, रोमांस पर बैन नहीं है, बस टेलीस्कोप का पर्पस मत भूल जाना। गांटा इंस्टेंटली एम्बैरेस्ड हो जाता है और तुरंत मना करने लगता है, लेकिन उसके फेस से क्लियर होता है कि अंदर ही अंदर वो भी इसाकी के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता है। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां सारे लोग मीटियर शावर इवेंट की आगे की प्लानिंग करने आए होते हैं और वहीं पता चलता है कि वो रेस्टोरेंट मोटोकू की फैमिली का है और मोटोकू भी वहां काम में हेल्प करती है।
फिर सब टेस्टी फूड खाते हैं और मोटोकू की फैमिली से भी मिलते हैं। लेकिन गांटा रेस्टोरेंट से बाहर आकर स्काई देख रहा होता है। तभी कुराशिकी सेंसे बाहर आकर उसे पूछती हैं क्या हुआ। तब गांटा बताता है कि उसे डर लग रहा है कि सबकी इतनी हेल्प के बाद भी अगर ये इवेंट सबकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा तो। कुराशिकी सेंसेई उसे इतना परेशान होने से मना करती है और फिर वो कहती हैं लोग फ्लॉज को हमेशा फिक्स करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि कभी कभी वही फ्लॉज किसी इंसान की सबसे यूनिक क्वालिटी बन जाते हैं। और गांटा, तुम्हारा भी ये फ्लॉ शायद एक यूनिक क्वालिटी हो सकता है। एपिसोड की शुरुआत मीटर शॉवर व्यूइंग इवेंट की प्रिपरेशन से होती है। गांता, इसाकी और उनके फ्रेंड्स मिलकर मार्केट में फ्लायर्स बांटने का काम स्टार्ट कर देते हैं। कोई कैजुअली इग्नोर कर देता है, कोई फ्लायर लेकर सीधे निकल जाता है। इसाकी अपने सारे फ्लायर्स बांटने के बाद अपने दोस्तों से भी और फ्लायर्स लेकर बांटने जा रही होती है, लेकिन तभी घंटा सबके लिए पानी की बॉटल्स लेकर आता है और इसाकी के हाथों से वो फ्लायर्स ले लेता है। फिर घंटा इसाकी को रूफटॉप की कीज देकर खुद मार्केट में और फ्लायर्स बांटने चला जाता है। इसाकी उसे टाइम से आने के लिए बोलती है। फिर शाम हो जाती है और ऑनेस्टली घंटा को टाइम का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, वो बस काम करता रहता है जब तक उकेगावा उससे सारे फ्लायर्स लेकर उसे इसाकी के साथ फायरवर्क्स एंजॉय करने की याद नहीं दिलाता। जब गांटा स्कूल के पास पहुंचता है तब वो अचानक रुक जाता है क्योंकि इसाकी उसके सामने युकाता पहनकर खड़ी होती है। गांटा जेन्युइनली स्पीचलेस हो जाता है और इसाकी उसका रिएक्शन देखकर प्यारी सी स्माइल करने लगती है। फिर दोनों साथ में फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। उसके बाद दोनों स्कूल पहुंचते हैं और वो दोनों सबसे पहले वहां पहुंच चुके होते हैं। दोनों स्कूल में एंटर करते हैं और रूफटॉप की तरफ जाने लगते हैं। गांटा को ऐसा फील हो रहा होता है जैसे वो किसी ड्रीम में हो। स्कूल रूफटॉप पर पहुंचने के बाद गांटा अपने बैग से कैमरा और ब्लैंकेट निकालता है और फिर इसाकी और गांटा बैठकर बातें करने लगते हैं। गांटा बताता है कि उसे ऐसे क्राउड देखकर यूजुअली डिजी फील होता है, लेकिन आज उसे ये सब देखकर एक्साइटमेंट फील हो रही है। इसाकी मजाक में बोल देती है, शायद इसलिए क्योंकि तुम एक क्यूट लड़की के साथ बैठे हो जो युकाता पहने हुए है। और घंटा इंस्टेंटली अग्री कर देता है, लेकिन जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया तभी फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं और दोनों के बीच एक प्यारा सा मोमेंट बन जाता है। दोनों ब्लश करने लगते हैं और गांता इसाकी से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उन दोनों के रोमांटिक मोमेंट के बीच इसाकी की फ्रेंड्स अचानक रूफटॉप पर आ जाती हैं और पूरा एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली कैओटिक हो जाता है। सब लोग फोटोज लेते हैं, हंसी मजाक करते हैं और फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं। बाद में सब लोग चले जाते हैं और स्कूल में सिर्फ गांता और इसाकी रह जाते हैं। फिर दोनों एस्ट्रोनॉमी रूम में चले जाते हैं। रूम डार्क होता है, लाइट्स ऑफ होती हैं, तो इसाकी रूफटॉप विंडो खोल देती है। गांटा अपने लैपटॉप में सारी फोटोज देखने लगता है और इसाकी से कहता है कि उसी की वजह से वो इतना खुश रहने लगा है। फिर इसाकी वॉल के एज पर चढ़ जाती है बाहर देखने के लिए। गांटा पैनिक करने लगता है और उसे नीचे उतरने के लिए बोलता है, लेकिन इसाकी हंसते हुए बोलती है, रिलैक्स, इतनी इजीली नहीं मरूंगी मैं। फिर अचानक हवा चलती है और इसाकी का बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी गांटा उसे पकड़ लेता है और दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को हग किए रहते हैं। फिर इसाकी क्वाइटली बताती है कि बचपन में उसकी हार्ट सर्जरी हुई थी। उसका हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता था और उसने काफी टाइम हॉस्पिटल में स्पेंड किया था। डॉक्टर्स अब कहते हैं कि वो नॉर्मल लाइफ जी सकती है, लेकिन फिर भी रात को सोने से उसे डर लगता है। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर वो सोने के बाद फिर उठ ही ना पाई तो। ये सुनकर गांता कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार उसे समझ आता है कि इसाकी हमेशा अपनी स्माइल के पीछे ये डर छुपा कर रखती थी। फिर गांटा उससे कहता है, अगर तुम्हें रात को डर लगे तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, मैं बस तुमसे बातें करता रहूंगा जब तक तुम्हें नींद ना आ जाए। और शायद पहली बार इसाकी को लगता है कि वो अपने फियर के साथ पूरी तरह अकेली नहीं है, इसीलिए उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। नेक्स्ट नाइट इसकी उसे कॉल करने में हेजिटेट करती है। उसे डर लगता है कि उसके पेरेंट्स सुन लेंगे, तो गांता उसे एक लाइव ऑडियो ऐप भेजता है जहां वो सिर्फ इसाकी के लिए सॉफ्टली रैंडम बातें करना स्टार्ट करता है। वेदर, नाइट स्काई, रैंडम थॉट्स, और इसाकी बस उसे पीसफुली सुन रही होती है। बाद में इसाकी भी एक ऑडियो स्ट्रीम स्टार्ट करती है और रैंडमली अपनी लाइफ के बारे में बोलने लगती है। दूसरी तरफ गांता भी उसे सुन रहा होता है। ऐसा फील हो रहा होता है जैसे दोनों एक दूसरे के बगल में लेटे हुए बातें कर रहे हो और धीरे धीरे इसकी आवाज स्लो होने लगती है जब तक वो बोलते बोलते ही सो नहीं जाती। और जब घंटा उसकी हल्की सी स्नोरिंग सुनता है तब उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आ जाती है और फिर दोनों सो जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत स्कूल के कॉरिडोर से होती है जहां इसाकी गांता से पूछती है, कल का तुम्हारा रेडियो शो कैसा रहा? गांता बताता है कि वो बीच में ही सो गया था
ये सुनकर ईसाकी थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि इनका फर्स्ट सेमेस्टर ओवर हो चुका है और अब गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली है। फिर हमें ईसाकी और उसकी फ्रेंड्स को वेट करते हुए दिखाया जाता है। वो सब बात कर रहे होते हैं कि मीटियर शावर व्यूइंग इवेंट का परमिशन मिला या नहीं। तो ईसाकी और उसकी फ्रेंड्स डिसाइड करती हैं कि वो चुपके से स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में जाकर देखेंगी, लेकिन अनामिजू गलती से डोर पूरा खोल देती है और सब अंदर गिर जाते हैं। तभी उकेगावा और गांटा बताते हैं कि स्कूल ने इवेंट अप्रूव कर दिया है और ये सुनते ही सब जेन्युइनली एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके बाद सब खुशी में वहीं काउंसिल ऑफिस में ही लंच करते हैं और खूब हंसी मजाक करते हैं। फिर रात को गांटा अपने बचपन का सपना देख रहा होता है जिसमें वो अपनी मम्मी के साथ स्टार से भरे स्काई के नीचे खड़ा होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सब लोग मिलकर इवेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। कोई पोस्टर्स रेडी कर रहा होता है। इसाकी और मोटोको दोनों शॉपिंग करके आते हैं। तभी इसाकी की फ्रेंड उकेगावा से पूछती है, तुम गांटा के साथ बचपन से दोस्त हो? तो उकेगावा हाँ में जवाब देता है। फिर सब उसे गांटा के बचपन के बारे में और बताने के लिए बोलते हैं। तब उकेगावा बताता है कि गांटा ज्यादा चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन बचपन में वो सबसे तेज भागता था। और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर उकेगावा बोलता है वो बिल्कुल जेट की तरह भागता था, लेकिन धीरे धीरे वो स्लो होता गया। और इन सब बातों के बीच गांटा अचानक वहां आ जाता है, जिससे मोटोको डर जाती है। फिर सब इवेंट प्रिपरेशन में वापस लग जाते हैं। सब अपनी तरफ से पूरी हेल्प कर रहे होते हैं और अब बस अगले दिन का इंतजार रह गया था। गांटा और बाकी सबके फेसेस पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही होती है। नेक्स्ट डे इवेंट का दिन आ जाता है। सब सेटअप रेडी होता है। लाइट्स, फूड, ऑब्जर्वेशन स्पॉट्स, सब कुछ परफेक्टली अरेंज होता है। लेकिन फिर हेवी रेन स्टार्ट हो जाती है। सब लोग थोड़े निराश हो जाते हैं क्योंकि मीटियर शावर देखना अब इम्पॉसिबल हो चुका होता है। टीचर घंटा को काल्मली बताती हैं कि अब उन्हें इवेंट कैंसिल करना होगा। बाकी लोग सिचुएशन को नॉर्मली हैंडल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांटा कंप्लीटली टूट जाता है। वो सबसे कहता है कि वो स्टेशन जा रहा है ताकि लोगों को बता सके कि इवेंट कैंसिल हो गया है। शायद वहाँ अभी भी लोग वेट कर रहे हों, लेकिन सब उससे कहते हैं कि इतनी बारिश में सबको समझ आ गया होगा कि इवेंट कैंसिल हो चुका है। तभी अचानक घंटा सबसे अपोलोजाइज करता है। वो कहता है कि सारी गलती उसी की है और फिर वो वहाँ से भागते हुए निकल जाता है, बारिश में भीगते हुए। कुराशिकी सेंसे सबका मूड थोड़ा बेटर करने के लिए सबको ट्रीट देने का सोचती हैं। उधर इसाकी और शिरोमारू सेंसी गांटा को ढूंढने के लिए अलग अलग रास्तों पर निकल जाती है। इसाकी उसे हर जगह ढूंढती रहती है और फिर उसे गांटा ब्रिज के पास तेज बारिश में भीगता हुआ दिखाई देता है। वो जोर से गांटा का नाम चिल्लाती है, लेकिन गांटा अपने ही थॉट्स में खोया हुआ होता है। कई बार आवाज देने के बाद उसे आखिरकार इसाकी की आवाज सुनाई देती है और फिर दोनों एक बस स्टॉप पर रुक जाते हैं। दोनों पूरी तरह भीग चुके होते हैं और गांटा बस चुपचाप नीचे देख रहा होता है। तभी इसाकी अपना रेडियो शो ऐप ओपन करती है और बात करना स्टार्ट करती है। हम सब ने बहुत मेहनत की, लेकिन बारिश की वजह से सब खराब हो गया। और फिर गांटा का ब्रेक डाउन हो जाता है। वो कहता है, चाहे मैं कितनी भी प्लानिंग कर लूं, चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, एंड में सब खराब हो ही जाता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तब इसाकी फोन पर फिर से बात करना स्टार्ट करती है और फिर वो गांटा को उनकी पहली रात याद दिलाती है, जब दोनों इसी तरह ट्रबल से बचने के लिए इसी बस स्टॉप में छुप गए थे। गांटा धीरे धीरे काल्म होने लगता है। वो भी अपना फोन निकालकर उसी ऐप में बोलता है, हाँ, उस समय मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। इसाकी कहती है, मैंने उस समय तुम्हारे दिल की धड़कन सुनी थी और उससे मेरा दिल भी और तेज धड़कने लगा था। फिर इसाकी क्वाइटली कन्फेस करती है कि उस रात के बाद से गांटा उसके लिए स्पेशल बन गया था। और ये सुनकर गांटा कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या बोले। कुछ देर तक साइलेंस रहता है। तभी एक बस वहां आ जाती है, जिसकी वजह से दोनों फिर से छुप जाते हैं ताकि कोई उन्हें साथ में ना देख ले। तभी गांटा भी कहने वाला होता है, मैं भी, लेकिन इसाकी उसके दोनों गाल खींचकर उसे चुप करवा देती है। दोनों अब क्लियरली समझ चुके होते हैं कि उनका रिलेशनशिप अब सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं रहा। उसी वक्त शिरोमारू सेंसेई अचानक बस स्टॉप के पास आ जाती है और जब वो दोनों को इतना क्लोज देखती हैं तो कुछ और ही समझकर वहां से भागने लगती हैं। गांटा और इसाकी पैनिक में उनके पीछे भागते हैं क्योंकि बाहर से सिचुएशन कुछ और ही लग रही होती है। उसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां कुराशिकी सेंसेई और बाकी सब लोग भी होते हैं। वो लोग अगले मीटियर शावर की बातें कर रहे होते हैं जो अगले कुछ महीनों में आने वाला था। फिर गांटा और इसाकी भी वहां आ जाते हैं और गांटा सबसे फिर से माफी मांगता है, लेकिन सब
उससे कहते हैं कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। फिर सब साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। उसी बीच ओकेगावा गांता से पूछता है, तुम इतनी देर तक कहाँ थे? गांता बताता है, मैं बहुत लो फील कर रहा था तो बारिश से बचने के लिए एक बस स्टॉप में बैठा था। शिरोमारू सेंसे ये सुनकर अपने फूड से उसी सीन को रिक्रिएट करने लगती है, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाता। सिर्फ गांटा और इसाकी शर्माते हुए नजरें चुरा रहे होते हैं और इसी बारिश भरी रात में सब बातें करते हुए अपना फूड एंजॉय करने लगते हैं। एपिसोड की शुरुआत स्टूडेंट काउंसिल रूम से होती है। गांटा और ओकेगावा एस्ट्रोनॉमी क्लब के ट्रेनिंग कैंप के लिए बजट मांगने आए होते हैं। गांटा तो पूरा झुक जाता है, वैसा वाला नहीं, लेकिन स्टूडेंट काउंसिल मना कर देती है क्योंकि क्लब अब भी नया था और उनके पास एक्स्ट्रा फंड्स नहीं थे एस्ट्रोनॉमी क्लब को देने के लिए। यह सुनकर गांता का मूड पूरा ऑफ हो जाता है। अब उन्हें सारे पैसे खुद ही जमा करने होंगे। बाद में गांटा पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का सोचता है। ओकेगावा उसकी हेल्प करता है रिज्यूम बनाने में और उससे पूछता है, तुम अपने पापा से पैसे क्यों नहीं मांग लेते? गांटा बोलता है कि वो अपने पापा से ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहता जिससे उन्हें लगे कि उसे पैसों की जरूरत है। फिर इसाकी भी क्लास में आ जाती है और ओकेगावा उसे गांटा की पार्ट टाइम जॉब वाली बात बता देता है क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग कैंप के लिए पैसों की जरूरत थी। तो इसाकी बोलती है कि वो कुछ पैसे दे सकती है, पर गांटा उसे साफ मना कर देता है क्योंकि वो पहले ही स्विमिंग क्लब में है और वो उससे पैसे लेना नहीं चाहता। फिर गांटा इंटरव्यू देने भी जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे रिजेक्ट कर देते हैं। एक तरह से हमारा ही फ्यूचर सीन चल रहा है। रात को गांता ऑब्जर्वेटरी में अकेला आता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि अब पैसों का जुगाड़ कैसे होगा। तभी वो अपने लेट नाइट रेडियो शो में भी इसी बारे में बात करता है और ऑब्जर्वेटरी में जो बड़ा टेलीस्कोप था उसका इस्तेमाल करके वो आज मून देखने का सोच रहा होता है। और ये सारी बातें इसाकी घर से सुन रही होती है। गांता बोलता है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? और दोनों साथ में बोलते हैं, या तो आर या पार। और ये सुनकर कि दोनों ने एग्जैक्ट सेम चीज बोली, इसाकी अपने बेड से गिर जाती है। नेक्स्ट डे जब वो शिरोमारू सेनपाई से मिलने जाता है तो आर्केड खुला नहीं होता, लेकिन जब गांटा अंदर जाकर देखता है तो सेंसे अंदर सो रही होती है। फिर वो सेंसे को उठाता है और सेंसे उठकर बोलती हैं कि उन्हें थोड़ा काम है, इसलिए गांटा आर्केड खुलने से पहले थोड़ी सफाई कर दे। ये कहकर वो चली जाती है और तब गांटा आर्केड साफ करना स्टार्ट कर देता है। फिर शिरोमारू सेंसे जब वापस आती हैं तब वो उससे उसके आने का रीजन पूछती हैं, तो गांता उन्हें सब बताता है कि उन्हें स्टूडेंट काउंसिल से कोई फंड नहीं मिला और कैसे वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। ये सुनकर शिरोमारू सेंसे उससे पूछती हैं कि वो अपने घर वालों से पैसे क्यों नहीं मांगता। जब वो अपने बेटे को कैमरा गिफ्ट कर सकते हैं तो थोड़े पैसे भी दे ही सकते होंगे। तब गांटा उन्हें बताता है कि अगर वो अपने पापा को बताएगा तो वो जरूरत से ज्यादा ही कर देंगे, क्योंकि उन्हें शायद उसकी माँ के ना होने का गिल्ट महसूस होता है और वही गिल्ट उन्हें उसकी हर जरूरत हद से ज्यादा पूरी करने पर मजबूर करता है। इसलिए गांटा उनसे पैसों को लेकर बात नहीं करना चाहता। तब सेंसे उसे अपनी आर्केड शॉप में पार्ट टाइम का ऑफर देती है। यह सुनते ही गांटा का मूड इंस्टेंटली ठीक हो जाता है और खुशी में गलती से वो शिरोमारू सेंसे को भिगो देता है। अगले ही दिन गांता ऑफिशियली काम स्टार्ट कर देता है। इसाकी और ओकेगावा भी उससे मिलने आर्केड पहुंच जाते हैं, पर उसकी वर्किंग आउटफिट देखकर हंस पड़ते हैं। दूसरी तरफ इसाकी अपनी फ्रेंड्स के साथ बीच जा रही होती है। सब गर्ल्स काफी एक्साइटेड होती हैं, स्पेशली मोटोकू जो बीच पर किसी हैंडसम लड़के से मिलने का सपना देख रही होती है। वहां पहुंचने के बाद सब अपने स्विम सूट्स पहनते हैं और बीच पे फुल मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई पानी में जंप कर रहा होता है तो कोई सैंड पे चिल कर रहा होता है। फिर वहाँ हमें रूई दिखता है। वो बीच के पास कैफे में पार्ट टाइम काम कर रहा था। वो भी वहाँ क्यूट लड़कियों के लिए आया था, पर उसकी बुरी किस्मत कि वो बस अपनी क्लासमेट से मिल गया। ये सुनकर मोटोको भी बोलती है, हमारी भी किस्मत खराब है जो तुमसे मिल गए। फिर हमें गांटा और ओकेगावा साइकिल से आर्केड जाते हुए दिखते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें शिरोमारू सेंसी एक छोटे से टब में चिल करते हुए दिखती है। फिर सीन चेंज होकर हमें वापस बीच दिखाया जाता है जहाँ बाकी सब तो अपने पार्टनर्स के साथ थे, पर इसकी और उसकी फ्रेंड्स बस अपने में ही मजे कर रही होती हैं और ये देखकर मोटोको के सारे सपने टूट चुके होते हैं। बाद में रूई उन सब के लिए शेव्ड आइस लाता है, पर मोटोको उससे बोलती है, तुम हमारे पास मत रहो वरना सबको लगेगा हम पहले से किसी लड़के के साथ हैं। इसाकी पूछती है कि उन्होंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, तो फिर ये सब? तो रूई बताता है कि ये गिफ्ट उनके लिए कुछ जेंटलमैन की तरफ से है, हमें उन लड़कों का फेस तो नहीं दिखाया जाता। और फिर आर्केड का सीन दिखाया जाता है जहाँ गांता और शिरोमारू सेंसे ट्रेनिंग कैंप के बजट के बारे में बात कर रहे होते हैं।
जिससे गांता को समझ आता है कि एक्चुअली में काफी ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। उसके बाद गांटा शिरोमारू सेंसे के रूम में पूरा हिसाब कर रहा होता है। तभी इसाकी अचानक वहां आ जाती है और दोनों के फेसेस पर स्माइल आ जाती है। उसके बाद इसाकी थोड़ा क्यूरियस होकर गांटा को बताती है कि आज बीच पर किसी ने उसे लाइन मारी, और ये सुनकर गांटा पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, फिर थोड़ा ज्यादा ही शॉक हो जाता है। इसाकी उसका रिएक्शन देखकर हंसी रोक ही नहीं पाती। थोड़ी देर मजाक करने के बाद फाइनली वो सीरियस टॉपिक पर आते हैं, ट्रेनिंग कैंप के बजट पर। तब इसाकी एक अमेजिंग आइडिया देती है। वो बताती है कि उसकी ग्रैंडमा का एक एम्प्टी हाउस नोटो में है। नोटो एक जगह का नाम है जहां ये दोनों जाने वाले हैं, और इसाकी के पेरेंट्स ने परमिशन भी दे दी है कि वो दोनों वहां स्टे कर सकते हैं। इसका मतलब उन्हें होटल का एक्सपेंस नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो खुद कुकिंग भी कर सकते हैं, जिससे और पैसे बच जाएंगे। ये सब सुनकर गांता लिटरली रिलीफ फील करता है, क्योंकि इतने समय से वो पूरा स्ट्रेस अकेले हैंडल कर रहा था। दोनों खड़े होते हैं और साथ में हैप्पी डांस करने लगते हैं। दोनों के फेसेस पे खुशी साफ दिख रही होती है। फिर गांटा एक्साइटमेंट वाली स्माइल के साथ बोलता है कि वो शिरोमारू सेनपाई की तरह अमेजिंग फोटोज लेना चाहता है, और इसाकी भी उसका सपोर्ट करती है। नेक्स्ट हमें इसाकी का घर दिखाया जाता है, जहां इसाकी की बड़ी बहन उसे बताती है कि वो भी उनके साथ समर कैंप पर जाएगी, और ये सुनकर इसाकी जोर से चिल्लाती है, क्या? एपिसोड की शुरुआत में गांता और कुराशिकी सेंसेई इसाकी के पेरेंट्स से मिलने उनके घर आते हैं। कुराशिकी सेंसेई इसाकी के पेरेंट्स से ट्रेनिंग कैंप के बारे में बात कर रही होती है। दूसरी तरफ फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, और इसाकी की बड़ी बहन भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी इसाकी वापस आ जाती है और उसकी बड़ी बहन उससे बोलती है, इसाकी तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, हमारे घर में एक लड़के को बुला लिया और उसको टी भी पिला रही हो। फिर इसाकी अपनी बड़ी बहन का नाम बताती है, हाया, और हाया थोड़ा ज्यादा ही मजाक करती रहती है। फिर तीनों ऐसे ही बातें करते हैं, और हाया बोलती है कि वो भी उनके साथ जाएगी। ये सुनकर गांटा पूछता है, क्या ये भी मजाक है? पर इसाकी बताती है, नहीं, मेरी बड़ी बहन सच में हमारे साथ जाएगी। हाया भी बोलती है, मम्मी पापा ने जब मुझसे पूछा तब मैं मना नहीं कर पाई। ऐसे ही फिर इसाकी, गांटा और कुराशिकी सेंसी अब गांटा के पापा से मिलने उसके घर जा रहे होते हैं। बीच रास्ते इतनी गर्मी होने की वजह से सेंसे का कहीं जाने का बिल्कुल मूड नहीं होता, पर फिर गांटा बात कर रही होती है। गांटा के पापा बोलते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि गांटा को ये सब में इंटरेस्ट है, और वो गांटा की तारीफ भी करते हैं, जैसे वो बचपन से बहुत टैलेंटेड है। गांटा अपने पैरों को हर्ट कर रहा था उनके मना करने के बाद भी। तब उन्हें पता चला था कि गांटा के शूज छोटे हो चुके थे, पर फिर भी गांटा वही शूज पहनकर दौड़ता था, इसीलिए उसके पैरों में चोट लग रही थी। अगर वो मुझे इस बारे में बता देता तो मैं उसके लिए नए शूज खरीद देता, पर पता नहीं उसने ये बात मुझे उनसे पूछती हैं, गांटा ऐसा कब से है? तो उसके पापा कहते हैं कि साफ है कि ये बात उसकी माँ से रिलेटेड है। कुछ साल पहले एक रात वो उन दोनों को छोड़कर चली गई जब गांता सो रहा था। दोस्तों, यहीं से हमें समझ आता है कि गांटा को रात में नींद क्यों नहीं आती, और फिर उसके पापा गांटा को ट्रेनिंग कैंप जाने की परमिशन दे देते हैं। नेक्स्ट सीन आर्केड का दिखाया जाता है, जहां गांटा शिरोमारू सेंसी से, और सेंसे उसे बातों बातों में ये भी कहती हैं कि असली अच्छी फोटो तभी क्लिक होती है जब लग जाता है। बाद में गांटा और इसाकी ट्रेनिंग कैंप के लिए सारा जरूरी सामान खरीद लेते हैं और एक ब्रिज के पास रुककर बातें कर रहे होते हैं। इसाकी कहती है, जब स्प्रिंग का मौसम होता है ना, तब सारे चेरी ब्लॉसम्स बहुत ही प्यारे और पीसफुल लकी की ग्रैंडमा के ओल्ड हाउस में एंटर करते हैं। घर काफी ट्रेडिशनल और थोड़ा पुराना होता है। घर के पीछे मास्ट सा ओशन व्यू भी होता है, और घर के पास एक श्राइन और उसके बगल में थोड़ा टीज करने लगती है। बाद में हाया को घर में उनकी चाइल्डहुड फोटो एल्बम मिलती है, और उन्हें देखते ही वो अपने बचपन के मोमेंट्स याद करने लगती है। वो और इसाकी दोनों बचपन में अपनी ग्रैंडमा के घर जा रहे होते हैं, और हाया उसके उसे ज्यादा अटेंशन देते थे, और कभी कभी उसे लगता था कि काश वो ओनली चाइल्ड होती। गांटा भी बोलता है कि इसाकी ने उसे अपनी हार्ट प्रॉब्लम के बारे में बताया है। यह सुनकर हाया थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। फिर दोनों इसाकी भी वहां आ जाती है। तब हाया धीरे से गांटा को बताती है कि फीलिंग्स वाली बात इसाकी ने उसे नहीं बताई थी, वो तो बस गांटा के दिल की बात जानने के लिए ब्लफ कर रही थी। वैसे ही रात हो जाती है, और फिर गांटा फोटोज क्लिक करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर हाया बोलती है, इतनी अंधेरी और सुनसान जगह की अच्छी फोटोज आएंगी भी? तो गांटा और इसाकी उसे खुद व्यू देखने बोलते हैं, और सच में वहां का व्यू बहुत ही प्यारा दिख रहा होता है। बाद में तीनों वापस घर जाने के लिए निकल जाते हैं अगली लोड करने में।
और गांटा उससे पूछ ही लेता है, क्या आप मेरी वजह से जा रही हैं? श्राइन पर मैंने जो जवाब दिया था उसकी वजह से? तो हाया उसे बताती है कि ऐसी बात नहीं है, और इसाकी अपनी हार्ट प्रॉब्लम वाली बात किसी को नहीं बताती। ट्रीटमेंट देता था, जैसे रेस में बाकी सब भागते थे पर इसाकी पीछे रह जाती थी। फिर भी बाकी बच्चे उसके साथ आकर ये दिखाते थे कि सब फर्स्ट प्लेस पर आए हैं, लेकिन बाहर होती थी। साफ समझ आता था कि उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम मैं उसके लिए ऐसी इंसान, और अब यही रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गांटा को देती है। ये सुनकर गांट फिर अब वहाँ सिर्फ वो दोनों ही रह जाते हैं। तो इसाकी बोलती है, हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। पर तभी गांटा को याद आता है कि उन्हें थोड़ी देर में बस पकड़नी थी, और यह याद आते ही दोनों पैनिक करने लगते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। छोटा सा घंटा नींद से उठता है और अपनी माँ को घर में ढूंढने लगता है, लेकिन घर बिल्कुल खाली होता है। टेबल पर अनपेड बिल्स पड़े होते हैं और एंट्रेंस पर सिर्फ उसके और उसके डैड के शूज बचे होते हैं। तभी हमें समझ आता है घंटा की मॉम उन्हें छोड़कर जा चुकी थी, और शायद वही मोमेंट था जहाँ से उसकी ये बीमारी शुरू हुई थी। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है। कांता और इसकी ट्रेनिंग कैंप के सेकेंड डे पर मित्सुकेजिमा पहुंच जाते हैं। वहां का व्यू देखकर दोनों लिटरली शॉक्ड रह जाते हैं। पूरा पीसफुल एटमॉस्फेयर, ऐसा लग रहा होता है जैसे ये ट्रिप उन दोनों के लिए ही बना हो। फिर गांटा वहां टेंट सेट करने के लिए परमिशन लेकर आता है और दोनों मिलकर वहां अपना टेंट सेटअप कर देते हैं। रात का वेट करते हुए गांटा उस जगह की फोटोज क्लिक कर रहा होता है और इसाकी बस उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। बाद में वो बैठे होते हैं और वेदर भी एकदम परफेक्ट होता है फोटोज लेने के लिए। फिर गांटा अपना कैमरा सेटअप करता है ताकि परफेक्ट फोटो ले सके, लेकिन तभी एक प्रॉब्लम आ जाती है। पता चलता है कि गर्मी के टाइम रात होने पर वहां लाइट्स ऑन कर देते हैं। ये सुनकर गांटा का मूड पूरा ऑफ हो जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि रात 11 बजे लाइट्स बंद हो जाएंगी। ये सुनकर गांटा की बॉडी में फिर से जान वापस आ जाती है, तो दोनों बस टाइम स्पेंड करने लगते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि दिन में वो आइलैंड नहीं जा पाए, इसलिए अब रात में जाएंगे। ये आइडिया गांटा को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता, पर फिर भी वो इसाकी के लिए मान जाता है। फिर रॉक्स पे गांटा ऑलमोस्ट गिरने वाला होता है, लेकिन इसाकी उसे पकड़ लेती है, और अब ये दोनों कपल से कम नहीं लग रहे थे। तभी लाइट्स भी ऑफ हो जाती है और दोनों सितारों से भरा आसमान देख पाते हैं। स्टार्स इतने ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं कि दोनों कुछ सेकंड्स तक बस स्काई को देखते ही रह जाते हैं। गांता क्वाइटली इसाकी की एक प्यारी सी फोटो क्लिक कर लेता है। उसके बाद वो अपने कैमरा सेटअप पर जाकर फोटोज क्लिक होने के लिए लगा देते हैं। फिर दोनों बस क्वाइटली बैठे रहते हैं जब तक फोटो क्लिक नहीं हो जाती, और फोटो क्लिक होने के बाद उनके फेसेस पर खुशी साफ दिख रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ट्रेन में सोते हुए वापस आ रहे होते हैं। फिर वो इसाकी की ग्रैंडमा के घर लौट आते हैं और दोनों के बीच वो थोड़ी सी टेंशन साफ दिख रही होती है, क्योंकि दोनों घर में अकेले थे। बाद में गांटा इसाकी से पूछता है कि उसे आज क्या खाना है, तो इसाकी उसे ग्योजा बनाने को बोलती है। गांटा उसकी प्रेपरेशन में लग जाता है, पर कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, तो दोनों साइकिल पर शॉपिंग करने निकल जाते हैं। वहां जाकर वो एक न्यू कपल की तरह शॉपिंग करते हैं, और फिर घर लौटने के बाद दोनों मिलकर ग्योजा बनाने लगते हैं। ये कुछ मोमोज जैसा लग रहा होता है। दोनों अपना फूड एंजॉय करते हैं, और फिर सारे घर के काम करने के बाद इसाकी गांटा को कुछ रूल्स समझाती है, जैसे वो एक साइड पर रहेगा और इसाकी एक साइड पर, और दोनों किसी को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली सोने के टाइम दोनों को फिर से नींद नहीं आती, तो ये दोनों बस मैसेजिंग स्टार्ट कर देते हैं। इवन दो दोनों सिर्फ नेक्स्ट रूम में होते हैं, दोनों एक दूसरे को फनी पिक्चर्स भेज रहे होते हैं, और उन्हें देखकर दोनों को बहुत हंसी आ रही होती है। ऐसे ही मैसेजेस करते करते दोनों को नींद आ जाती है। अगली सुबह गांटा की नींद खुलती है। सुबह का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल होता है जैसे टाइम इंटेंशनली स्लो चल रहा हो, और वो देखता है कि इसाकी अभी भी सो रही है, तो वो दोनों के लिए पैनकेक्स रेडी कर देता है। फिर दोनों अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं, और वहां भी जाकर वो टेंट लगाते हैं और बहुत अच्छी फोटोज क्लिक करते हैं। ऐसे ही वो बहुत सारी जगह ट्रैवल करते हैं और साथ में हर चीज एंजॉय करते हैं। एक शाम कांता अपनी क्लिक की हुई फोटोज देख रहा होता है, तभी इसाकी वाटरमेलन लेकर आती है। दोनों लेक के पास बैठकर सनसेट एंजॉय करते हैं। कांता बोलता है, काश ये मोमेंट्स हमेशा ऐसे ही रहें। फिर वो कन्फेस करता है कि जब से वो इसाकी के साथ रह रहा है, तब से उसकी एंग्जाइटी थोड़ी कम हो रही है, और सुबह उठकर इसाकी को देखना उसे पीसफुल फील कराता है। ये बोलते बोलते वो इसाकी से कहता है, तुमने अपना सीक्रेट मेरे साथ शेयर किया, तो क्या मैं भी अपना सीक्रेट शेयर कर सकता हूँ? वो कहता है कि उसे एग्जैक्टली याद नहीं कि उसे रातों से डर कब से लगने लगा,
लेकिन जब भी वो सोने की कोशिश करता है उसे डर लगता है कि कल का दिन आज से भी ज्यादा बुरा होगा, इसीलिए वो सोने से बचने की कोशिश करता है ताकि आज कभी खत्म ही ना हो। और यह बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे होते। इसाकी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है और बिना कुछ बोले वो क्वाइटली उसके पास आती है और उसे किस कर लेती है। गांटा पूरा फ्रीज हो जाता है, दोनों के फेसेस शर्म के कारण एकदम रेड हो जाते हैं। इसाकी एम्बैरेसमेंट में जमीन पर लेट जाती है और अपना फेस छुपा लेती है और शॉक में गांटा चलते चलते सीधे पॉन्ड में गिर जाता है। इसाकी उसे बाहर आने में मदद करती है। बाहर आने के बाद गांटा पैनिक में अपने ग्लासेस ढूंढ रहा होता है, जबकि वो ऑलरेडी उसके हाथ में ही होते हैं। ये देखकर दोनों अपनी हंसी रोक नहीं पाते। फिर गांटा इसाकी से उस बारे में कुछ पूछने वाला होता है, लेकिन इसाकी बोलती है ट्रिप खत्म होने तक अभी के लिए बस ऐसे ही रहने देते हैं। बाद में गांटा बाथटब में सोच रहा होता है कि वो इसाकी से अपने दिल की बात नहीं बोल पाया, लेकिन ट्रिप के एंड तक वो अपनी फीलिंग्स प्रॉपर्ली इसाकी को बता देगा। अगले दिन गांटा उठता है और देखता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, जिस वजह से वो ट्रेनिंग कैंप को कुछ दिनों के लिए रोकने का डिसाइड करता है जब तक वेदर सही नहीं हो जाता। तो दोनों घर के अंदर ही टाइम स्पेंड करते हैं। एक तरफ गांटा अपनी प्रीवियस फोटोज एडिट कर रहा होता है और दूसरी तरफ इसकी समर होमवर्क कंप्लीट कर रही होती है, लेकिन उन दोनों के बीच वो थोड़ी टेंशन साफ दिख रही होती है, जो क्लियरली किस वाले इंसिडेंट की वजह से थी। दोनों प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर अंदर से दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। बारिश और तेज होने लगती है तो दोनों रेनकोट पहनकर घर के स्टॉर्म शटर्स बंद करने बाहर निकलते हैं और फिर दोनों खुद को सुखाने के बाद कुछ नूडल्स का मजा लेते हैं। नेक्स्ट डे बारिश बंद हो चुकी थी पर बादल अभी भी थे, इसलिए गांटा बोलता है कि उन्हें अगले दिन फोटोज क्लिक करनी चाहिए। उसके बाद गांटा खाने के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उनके पास का खाना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, पर इसाकी उसे टेंशन न लेने को बोलती है और कहती है कि उनके पास इमरजेंसी सप्लाईज आने वाली है। फिर दोनों ट्रेन स्टेशन पर वेट कर रहे होते हैं। ट्रेन से उनके फ्रेंड्स उतरते हैं, इसकी की सारी फ्रेंड्स और उकेगावा भी होता है, जिसे देखकर गांटा उसे थैंक यू बोलता है। अगर तुम नहीं आते तो इतनी सारी लड़कियों के बीच मैं अकेला रह जाता। फिर बातें करते हुए सब लोग इसाकी की ग्रैंडमा के हाउस पहुंच जाते हैं। वो सब बहुत सारा खाना लाए होते हैं, जिन्हें देखकर गांटा और इसाकी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सब लोग मिलकर मस्ती करते हैं। मोटो को अपना स्पेशल खाना बनाकर सबको खिलाती है और सब एंजॉय करते हैं। बाद में सारी लड़कियां डिसाइड करती हैं कि वो अपना ग्रुप बनाकर बाहर घूमने जाएंगी। घर में सिर्फ गांता और उकेगावा रह जाते हैं। दोनों मस्त व्यू के सामने बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी उकेगावा उससे पूछता है तुम दोनों की बात आगे बढ़ गई है क्या? यह सुनकर गांटा एम्बेरेस्ड हो जाता है और उसे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला? तो युकेगावा बोलता है कि बस उसे देखकर ऐसा लगा। ये सुनकर गांटा टेंशन में आ जाता है कि उसमें ऐसा क्या चेंज आ गया है जिससे सब समझ रहे हैं। उकेगावा अपने दोस्त के लिए बहुत खुश होता है, पर गांटा उसे खुद से कंक्लूजन्स निकालने से मना करता है। दूसरी तरफ इसाकी और उसकी फ्रेंड्स एक ब्रिज के पास होती है और सब डिसाइड करते हैं कि रात को फायरवर्क्स जलाएंगे। तब तक सब गोस्ट स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। सूरज डूबने के समय तुम अपने घर जा रहे होते हो, चारों तरफ राइस फील्ड्स होते हैं और तभी तुम्हें एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर तुम पीछे मुड़ते तो हो पर वहां कोई नहीं होता और अचानक तुम्हारे शरीर में एक ठंडी सी फीलिंग होने लगती है। इसी समय उन सबको किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, पर सबको लगता है शायद उन्होंने गलत सुन लिया, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो आवाज फिर से आती है और इस बार वो किसी औरत के चिल्लाने जैसी लग रही होती है। सब डरकर घर की तरफ भागने लगते हैं और घर पहुंचकर सब एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। बाद में उकेगावा उन्हें बताता है कि जंगली हिरण की आवाज किसी औरत के चिल्लाने जैसी लगती है, जिससे उनका डर थोड़ा कम हो जाता है। फिर सब मिलकर फायरवर्क्स चलाते हैं और उकेगावा गिटार बजाता है, साथ में गाना भी गाता है। अगले दिन सब फ्रेंड्स मस्ती करते हैं, फिर सब वापस चले जाते हैं। जाते समय सब गांता और इसाकी से बोलते हैं कि बेस्ट फोटोज क्लिक करना और वापस आने पर उन्हें दिखाना। तो गांटा भी बोलता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। रास्ते में इसाकी और गांटा मस्ती करते हुए घर जा रहे होते हैं। तब गांटा इसाकी से पूछता है तुम बूढ़ी होकर कैसी लगोगी? इसाकी बोलती है कि उसे नहीं पता फ्यूचर में उसके लिए क्या लिखा है और फिर प्यारी सी स्माइल करने लगती है।
गांटा सडनली उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? तो इसाकी भी हाँ बोल देती है। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा होता है जैसे अगर वो इसाकी का हाथ नहीं पकड़ेगा तो वो भी इस समर की तरह धीरे धीरे कहीं चली जाएगी। बाद में घर जाते हुए इसाकी को उसकी मॉम का कॉल आता है। उन्हें पता चल चुका होता है कि हाया एक्चुअली उनके साथ नहीं है। घर पहुंचकर इसाकी अपनी मॉम से बात कर रही होती है और गांटा खाना बना रहा होता है। लंच खाते हुए गांटा पूछता है कि इसाकी की मॉम क्या कह रही थी। इसाकी बोलती है कि उसकी मॉम उसे इमीडिएटली घर लौटने को बोल रही है, पर उसने डायरेक्ट मना कर दिया क्योंकि उसे स्पेशली मवाकी साइड जाना है फोटोज के लिए। गांटा उसे समझाता है कि उसके पेरेंट्स टेंशन में हैं और उसे काल्मली बात करनी चाहिए, लेकिन इसाकी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। वो कहती है कि उसकी मॉम को लगता है कि अगर लड़का और लड़की साथ रह रहे हैं तो गलत चीजें ही होंगी, जबकि उन दोनों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। ये बोलने के बाद दोनों का फेस शर्म के कारण पूरा रेड हो जाता है। थोड़ी देर बाद इसाकी को मैसेज आता है कि उसके पेरेंट्स उसे कल लेने खुद आने वाले हैं। ये सुनकर उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट साफ दिखने लगती है। तब गांटा बोलता है, हमें घर जाने से पहले ये घर क्लीन कर देना चाहिए और उसके बाद मैं तुम्हें किडनैप करके मवाकी साइड ले जाऊंगा। इसाकी पहले शॉक हो जाती है, फिर उसके फेस पर एक जेन्युइन स्माइल आ जाती है। गांटा बोलता है कि वो दोनों साथ में मवाकी साइड जाएंगे और पूरी रात वहाँ प्यारी फोटोज लेंगे और फिर सुबह की पहली बस से वापस घर आ जाएंगे। ये गलत तो होगा, पर हमने ये जर्नी साथ में शुरू की थी, तो मुझे तुम आखिरी मंजिल तक चाहिए, सो कुछ भी हो जाए। इसमें सफर करते वक्त दोनों एक दूसरे के पास हाथ पकड़कर बैठे होते हैं। पूरे रास्ते दोनों एक दूसरे के साथ को एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो आखिरकार मवाकी पहुंच जाते हैं, वही जगह जहां गांटा अपनी सबसे स्पेशल पहुंच पाया है। ये सुनकर इसाकी ब्लश करने लगती है और टॉपिक बदलने की कोशिश करती है। फिर दोनों पूरा दिन साथ घूमते हैं, जगह को और एक्सप्लोर करते हैं, प्यारी फोटोज लेते हैं और हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। बाद में दोनों कैमरा सेटअप करके बैठे हुए रात होने का इंतजार करते हैं। फिर रात होते ही पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है। स्काई बहुत प्यारा लग रहा होता है, पूरा स्टार्स से भरा हुआ, और उन सब के बीच वो दोनों साथ में होते हैं। फिर वो अपना कैमरा सेटअप करके फोटो क्लिक होने के लिए छोड़, फिर दोनों एक जगह रुककर बातें करते हैं और समय होने पर वापस कैमरा के पास आ जाते हैं। फोटो क्लिक होने के बाद गांटा एक और एंगल पर कैमरा सेटअप कर देता है दूसरी फोटो के लिए। तब गांटा अपने दिल की बात इसाकी को बताना शुरू करता है। वो इसाकी से कहता है, नहीं कह रहा, वो इसाकी से हमेशा प्यार करता रहेगा। यह सुनते ही इसाकी, क्योंकि वो पहली बार इतनी खुश है, दोनों साथ में एक प्यारी सी पिक्चर लेते हैं। दोनों के लिए ये बहुत स्पेशल मोमेंट होता है और उनके चेहरों पर वह खुशी साफ दिखाई दे रही होती है। फिर दोनों उस खूबसूरत स्काई के नीचे लेटकर बातें कर रहे होते हैं कि काश ये पल कभी खत्म ही ना हो। तब गांटा बताता है कि एक गर्मी की रात वो अपनी मॉम के साथ ऐसे ही एक ट्रिप पर आया था। उसकी मॉम ने उसे यही आसमान दिखाकर पूछा था, गांटा ये सुंदर है ना? लेकिन इतने सारे स्टार्स देखकर वो थोड़ा डर गया था और कुछ बोल ही नहीं पाया था। और फिर उसके बाद वो सब कभी किसी और ट्रिप पर नहीं गए। इसाकी वो ये भी बताती है कि उसे भी बचपन में ये सब देखकर थोड़ा डर लगता था। फिर इसाकी उससे पूछती है, क्या तुम्हें अब भी ये स्टार्स देखकर डर लगता है? गांटा मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, अब तो ये मुझे बहुत प्रिटी लग रहे हैं। उसी अगला सीन एक कैफे का दिखाया जाता है जहां इसाकी की फ्रेंड्स बातें कर रही होती हैं। उन्हें पता चलता है कि इसाकी के पेरेंट्स सुबह सुबह ही मवाकी साइड पहुंच। अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे घूमने जाओगे तो घर वाले ऐसा रिएक्ट तो करेंगे ही। बाद में यूकेगावा भी गांटा से मिलने आर्केड पहुंचता है, लेकिन उस दिन गांटा छुट्टी है, जिसकी वजह से स्टूडेंट काउंसिल के पास अब एस्ट्रोनॉमी क्लब को फंड देने का मजबूत रीजन भी है। और जो सपना वो लोग इतने समय से देख रहे थे वो अब पूरा होता दिखाई दे रहा था। फिर रात को इसाकी अपना रेडियो शो स्टार्ट करती है और गांटा ऑब्जर्वेटरी में बैठकर उसे सुन रहा होता है। इसाकी बताती है कि वो अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाई क्योंकि गांटा ने अपना होमवर्क उसके साथ शेयर नहीं किया और अब पूरा समर वेकेशन उसे घर पर ही बिताना होगा जब तक स्कूल शुरू नहीं हो जाता। लेकिन उसे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं है। दूसरी तरफ वह मीटियर शावर इवेंट जो कैंसिल हो गया था, इसाकी कहती है कि आगे उन्हें एक और इवेंट जरूर रखना चाहिए। फिर वह कहती है कि ट्रेनिंग कैंप भी अब ऐसा लग रहा है जैसे कई साल पुरानी बात हो। उन्होंने कितनी सारी जगह साथ में विजिट की थी, के बाद सबको बुलाकर एक पार्टी रखनी चाहिए। और ऐसे ही वो दोनों बहुत सारी बातें करते रहते हैं। आखिर में इसाकी कहती है कि उसने अभी तक गांटा को कोई जवाब नहीं दिया था। फिर वह धीरे से बोलती है, मैं भी तुमसे, लेकिन आगे कुछ कहने से पहले ही उसे नींद आ जाती है। और यहीं ये एनीमे खत्म होता है। अब आप मुझे बताना कि आपको ये एनीमे कैसा लगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये एनीमे बहुत ही प्यारा लगा, और अगर आपको भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।